Hello friends, I am teaching about acid peptic disorders, understanding the spectrum of acid related gastrointestinal condition। तो एसिड पेप्टिक डिजीज क्या होती हैं, इसको समझने के लिए स्पेक्ट्रम को समझना जरूरी है। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर स्थितियों का एक ग्रुप है जिसमें पेट में एसिड के अत्यधिक उत्पादन और कमजोर म्यूकोजल लाइनिंग शामिल होती है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जलन और क्षति होती है, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं डिस्पेप्सिया हो गया है और पेट में छाती में जलन हो रही है। ये विकार पेप्टिक अल्सर से लेकर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको कॉमन हम लोग बोलते हैं जीईआरडी, और रेयर डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम तक हो सकते हैं। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें कि सीने में जलन, दर्द, सूजन और अपच जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के कुछ सामान्य प्रकार हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में पेट की अंदरूनी परत या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पे घाव हो जाते हैं। वे अक्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन या दर्द निवारक दवाओं, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में एनएसएआईडी बोलते हैं, या स्टेरॉयड के अत्यधिक उपयोग के कारण होते हैं। लक्षणों में पेट में जलन, सूजन व उल्टी शामिल है। दूसरा हो सकता है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स यानी कि जीईआरडी एक पुरानी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड वापस अपने ईसोफेगस में वापस आने लगता है, जिससे कि सीने में जलन होने लगती है और सीने में दर्द होने लगता है। सीने में जलन, उल्टी आना और निगलने में कठिनाई हो सकती है। लंबे समय तक अगर जीईआरडी होती है तो इससे बैरेट सिंड्रोम नामक डिसऑर्डर हो सकती है। और एक रेयर सिंड्रोम होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये एक वेरी रेयर डिसऑर्डर है जो कि पैंक्रियाज या ग्रहणी में ट्यूमर की विशेषता है, जो अत्यधिक मात्रा में हार्मोन गैस्ट्रिन का स्राव करती है, जो एसिड उत्पादन को एक्सेलरेट करता है। और एसिड के अधिक उत्पादन से पेप्टिक अल्सर, पेट में दर्द या दस्त हो सकते हैं। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए प्रमुख जो निदान अवेलेबल हैं, उसमें स्वस्थ आहार है, जिसमें कि संतुलित भोजन करना, मसालेदार भोजन न करना, अम्लीय, एसिडिक या फैटी चीजें नहीं खाना, फास्ट फूड को अवॉइड करना, जैसे ट्रिगर फूड पदार्थों से परहेज करना एक मदद कर सकता है। आपको समय से सोना है, नियमित व्यायाम करना है। अपने स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए जीईआरडी और अन्य एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में खतरा कम हो सकता है। दर्द निवारक दवाएं या अल्कोहल का प्रयोग बहुत ही सीमित करें, और इसके अधिक उपयोग से बचने से पेप्टिक अल्सर और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को रोकने में मदद मिल सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन, ध्यान या योग जैसे विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव कम करने में से एसिड पेट में एसिड उत्पादन को नियंत्रित किया जा सकता है और उसमें यह मदद करता है। जिन लोगों को पहले से एसिड पेप्टिक विकारों का निदान किया गया है, उसके लिए उपचार योजनाएं विशिष्ट स्थिति और इसकी गंभीरता के आधार पर व्यक्त की जानी चाहिए। इसमें शामिल है एसिड को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में पीपीआई बोलते हैं, और H2 ब्लॉकर्स आमतौर पर निर्धारित किए जाते हैं। एच पॉली संक्रमण अगर होता है तो कुछ एंटीबायोटिक का उपयोग, जिसे ट्रिपल ड्रग थेरेपी बोलते हैं, वो भी किया जा सकता है। और ज्यादा स्थिति अगर खराब हो तो कुछ स्थिति में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या बहुत ही गंभीर पेप्टिक अल्सर। अगर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसकी जटिलताओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शीघ्र पता करना और उपचार ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के लक्षणों को अनुभव करते हैं तो उचित निदान और उपचार के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इसका निदान कराएं। Acid peptic disorders are included in lifestyle disorders. Lifestyle disorders include many disorders like diabetes, hypertension, dyslipidemia, obesity, acid peptic disease, and even PCOD, hypothyroidism, and even cancer and depression. So all these are included in lifestyle diseases.
and these can be modified by changing our lifestyle. तो इन डिजीजों को चेंज करने के लिए हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें बहुत भारी अंतर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है कि जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आता है समय से सोना। और समय से सोने का मतलब ये है कि आपको 7 घंटे की नींद जरूरी है, जो कि आप 6 से साढ़े 6 घंटे आप कंटिन्यूअस सो सकते हैं। अगर आपको आफ्टरनून में अगर आपका जॉब अलाउ करता है, तो 20 से 30 मिनट की लैप जिसे बोलते हैं वो ले सकते हैं। तो उससे आपका शरीर जो है फिर से इवनिंग के लिए से लेकर रात तक के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो एक अच्छी स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा जब सुबह उठते हैं तो पूरे दिन भर आप स्ट्रेस कम से कम लें, अपने चीजों को लाइटली लें, उसको अपना बोझा ना समझें, अपने वर्क को वर्शिप समझें और उसमें एंजॉय करें। जहाँ पे भी जैसे भी हैं वहाँ पे टेंशन न लें, झगड़ा न करें। और अगर कोई ऐसा आता भी है माहौल कि आपको कुछ लगता है कि आप उत्तेजित हो रहे हैं, तो उसमें आप काम डाउन कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम उठ के अगर कुछ आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी 3 तरीके की एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें कि वॉकिंग हो गई, एक आपका मेडिटेशन हो गया, एक आपका योगा हो गया, फिर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो गई। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ही जरूरी हैं, जो कि आदमी सोचता है कि हम कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट्स आते हैं, उससे उन लोगों से हम कहते हैं आप थोड़े से क्या एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं दिन भर ही हम काम करते रहते हैं। तो दिन भर ही काम करते हैं, वो दीज आर इंक्लूडेड इन डेली रूटीन, दीज आर नॉट एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज अगर कोई जिम भी जाता है तो वो भी उसके नॉर्मल डेली रूटीन में आ गया है। अगर वो 5 किलोमीटर टहल रहा है तो उसको अगले हफ्ते 5.5 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर आपको फिर वो करना पड़ेगा। अगर आप मसल की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी हर साल 5% मसल की वेस्टिंग हो जाती है स्ट्रेंथनिंग की, और 1% मसल लॉस हो जाता है 40 साल के बाद। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, जो कि हर व्यक्ति को चाहे किसी भी उम्र का हो अपनी उम्र के हिसाब से अपने सेक्स के अनुसार करना चाहिए। मतलब 15 से 20 मिनट का समय जरूर देना चाहिए इन सब चीजों में। अपने लिए नहीं अगर समय निकालेंगे तो फिर और किस चीज के लिए समय निकालेंगे। तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद हेल्दी बैलेंस डाइट, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, उसका संतुलित मिश्रण लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग की इंडियन डाइट में हम लोग देखते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होने से डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, डिसलिपिडीमिया ज्यादा कॉमन हो गया है। तो वो इस वजह से है कि आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो उसको जो है आपको कम करना है। तो आपको 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेना है, 20% फैट लेना है और अप्रोक्सीमेटली 20% ही प्रोटीन लेना है। प्रोटीन जो है अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आइडियली कहा जाता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो वो रॉ है। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के भी दो सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स होता है। तो एनिमल प्रोटीन जो है वो सारे के सारे अमीनो एसिड में कंप्लीट होता है, तो उसको ग्रेड 1 माना जाता है उसका प्रोटीन। जैसे कि एग है या मिल्क है और मीट है, तो उसमें सारे 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कंप्लीट फूड इसीलिए बोला जाता है। और प्लांट सोर्स में ओनली क्विनोवा है जिसके अंदर ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो क्विनोवा बेसिकली अपनी इंडियन डाइट में बहुत कम पाया जाता है। अब हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो क्विनोवा भी इंडिया में अवेलेबल है, और उसको बनाने के तरीके भी अवेलेबल हैं और किस तरह से लेना है उसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिर आते हैं फैट पे। तो फैट दो तरीके का होता है, एक सेचुरेटेड फैट होता है और एक अनसेचुरेटेड फैट। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेचुरेटेड फैट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो जम जाता है, तो वो जम जाता है तो वो आर्टरीज में भी जम सकता है, तो इसलिए वो कम से कम लेना चाहिए। देसी घी का प्रयोग हम लोग जैसे करते हैं अपने नॉर्मल डाइट में, छौंके में कर सकते हैं और उसको
रोटी या पराठे में यूज कर सकते हैं, तो उतना बहुत है। और बाकी के जो अनसेचुरेटेड फैट है वो दो तरीके का होता है, एक मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है, एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है। तो वो दोनों का मिश्रण होना चाहिए। और जैसे कि अनसेचुरेटेड फैट के लिए हम लोग सीड्स एंड नट्स ले सकते हैं, एक मुट्ठी भर सीड्स एंड नट्स जो अलग अलग तरीके का है। जैसे सीड्स में पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये ले सकते हैं। और नट्स में सबसे सस्ती तो पीनट्स ही हैं, उसके अलावा जैसे बादाम हो गया और कैशू नट हो गया, अखरोट हो गया, तो ये भी ले सकते हैं। तो अपनी डाइट में अगर ये भी लेते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग चौथी चीज पे आते हैं, वो है वाटर। अपना बॉडी जो है 60% वाटर से बना है, तो उसका भी एलिमेंट पूरा होना जरूरी है। तो अपने बॉडी वेट के अनुसार एक 10 केजी पे एक ग्लास वाटर 200 से 250 ml का लेना जरूरी है। तो एक 70 किलो का अगर आदमी है तो उसे 7-8 गिलास पानी पर डे लेना जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी एक इम्पोर्टेंट डाइट में शामिल है, किसी भी बैलेंस डाइट में। तो उसके अंदर हम लोग दूध ले सकते हैं, दूध के अलावा ये एनिमल सोर्स हो गया। अगर अगर कुछ वीगन लोग होते हैं तो वो ओट मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी में एक गिलास तक 200 ml तक पर डे वो ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। तो ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गए। तो ये इस तरीके से कंप्लीट फूड की बास्केट हो गई। इसके अलावा आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो जैसे कि हम लोग 50 साल से ऊपर होते जाते हैं तो अपनी थोड़ी सी डाइट का हिस्सा आधा 50% नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कवर होना चाहिए। बाकी का 50% जो है हम लोग रोटी दाल चावल के रूप में खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। 50% नेचुरल होना चाहिए, तभी जो है आपके लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बचा जा सकता है। तो उसमें तरह तरह के जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, उनको अपनी 4 to 5 सर्विंग्स पर डे लेना चाहिए हर आदमी को। अगर लेता है और एक्सरसाइज करता है, बैलेंस डाइट लेता है, प्रॉपर स्लीप लेता है, तो लाइफ स्टाइल डिजीजेस से हम लोग बच सकते हैं, जो कि इस समय बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्फेक्शियस डिजीज की अब कम होती जा रही हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें लाइफ स्टाइल डिजीज का वो बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।